हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो बोर्ड के तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर क्लास 12 होम साइंस का जारी किया गया था 2025 एग्जाम के लिए, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि होम साइंस के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये देख सकते हैं, ये 20 क्वेश्चन है जो कि आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जो होम साइंस का उसमें दिया हुआ है। देख सकते हैं 20 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि होम साइंस में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे 20, जिसमें से कि चूज करके आपको केवल और केवल 10 ही प्रश्न बनाना है। और ये जो 10 प्रश्न है, ये हर एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, यानी कि 20 मार्क्स के लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया हुआ था। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा थायराइड ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो है ये होता है, ये क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होता है और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है और शरीर में ऊर्जा उत्पादन और विकास को नियंत्रित करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको उतने ज़्यादा याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ पूछ रहा है आपसे कि थायराइड ग्रंथि क्या होता है या और आपको इसको बताने कि इसका काम क्या होता है। तो थायराइड ग्रंथि, तो आप सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि हमारे गला में स्थित होता है, यानी कि गले में स्थित होता है और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथियाँ होती है जो हार्मोन बनाती है, समझ गए? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? जो कि हार्मोन बनाती है। तो ये किस तरह की हार्मोन बनाती है? तो आपको याद रखना है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। और ये शरीर के जो कि ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, तो इससे हमारे शरीर में क्या होता है? तो इससे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन और विकास को नियंत्रित किया जाता है, समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था कि थायराइड ग्रंथि क्या होता है। तो ये थायराइड ग्रंथि हमारे गले में स्थित रहती है जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि हार्मोन बनाती है। तो किस तरह की ये हार्मोन बनाती है थायराइड ग्रंथि? तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। और ये जो है शरीर में ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये हमारे शरीर में इससे क्या होता है? इससे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन और विकास को नियंत्रित किया जाता है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो होता है सिंपल सा समझिए, जैसे हम किसी को चिट्ठी दिए और डाकिया को, और डाकिया क्या करता है? हमारा चिट्ठी जिसके पास हम देने के लिए देते हैं उसके पास पहुंचा देता है। तो सेम उसी तरह से हार्मोन जो होता है एक संदेश वाहक का काम करता है। तो हार्मोन एक रासायनिक संदेश वाहक है जो एक अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और ये शरीर के विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि, प्रजनन और मनोदशा को नियंत्रित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि हार्मोन क्या होता है। तो याद रखना है हार्मोन एक रासायनिक संदेश वाहक होता है जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, यानी कि वे ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है जो कि हार्मोन बनाती है, उसी के द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। और शरीर के विभिन्न क्रियाओं, जैसे हमारे शरीर में विभिन्न क्रिया होते हैं, हमारी वृद्धि होती है यानी कि हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे शरीर में जो प्रजनन क्षमता होता है, मनोदशा होता है, इन सभी को नियंत्रित कौन करता है? तो हार्मोन करता है। याद रखिएगा हार्मोन क्या होता है। तो ये हमारे जो हार्मोन होता है ये हमारे शरीर की मनोदशा को, सिंपल सा याद रखना आपको, ये हमारे शरीर की मनोदशा को ये नियंत्रित करता है हार्मोन, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के बारे में तो सबको पता ही होगा कि ये क्या होता है। तो वायु प्रदूषण वायुमंडल में हानिकारक गैस, धूल और रसायनों का मिश्रण होता है। यह स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। देखिए जितना क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ समझ के रखना है। और अपने एग्जाम में जाकर के अगर यही प्रश्न पूछ दे या इससे अलावा कोई भी प्रश्न पूछे तो सभी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से सिर्फ समझ के रखना है, याद करके नहीं रखना है, क्योंकि याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। इसलिए आपको समझ के रखना है और अपनी भाषा में, अपनी जो भाषा होता है उस तरह से आपको बना करके अपने एग्जाम में उत्तर को लिखना है, यानी कि अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है उत्तर, समझ गए? तो क्वेश्चन सिंपल सा था वायु प्रदूषण, और इसका आंसर सबको पता होगा, बस सोच रहे होंगे कि इसको किस तरह से लिखे। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण जो होता है ये वायुमंडल, हमारे जो आसपास जो होते हैं जगह, उसमें वायुमंडल में जो हानिकारक गैस होते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाली गैस या अन्य किसी जगह से निकलने वाली हानिकारक गैस, धूल होती है, जो रासायनिक गैसों का मिश्रण होता है, इन्हीं सभी से क्या होता है? तो ये वायु प्रदूषण होता है। और ये जो वायु प्रदूषण है ये स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए और जलवायु, इन तीनों पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी कि विपरीत प्रभाव डालता है, बहुत ही खराब प्रभाव डालता है। तो समझ गए वायु प्रदूषण क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल। अब कठोर जल क्या होता है? तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए अधिक होते हैं। यह साबुन के झाग से नहीं बनता और पाइपलाइन में जमा होने की समस्या उत्पन्न करता है। तो कठोर जल क्या होता है? तो कठोर जल जो होता है ये कैल्शियम और मैग्नीज जो होता है खनिज, ये खनिज इसमें अधिक जो होते हैं। किसमें? तो कठोर जल में। यह साबुन के झाग से नहीं बनता है, ये जो ऐसा नहीं कि साबुन के झाग से बनता है, ये साबुन के झाग से नहीं बनता है और पाइपलाइन में जमा होने की समस्याओं को उत्पन्न करता है।
तो याद रखिएगा कि कठोर जल क्या होता है, तो ये इसमें जो कठोर जल होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीज की जो है खनिज, इस तरह के जो खनिज होते हैं कैल्शियम और मैग्नीज ये अधिक होते हैं और ये पाइपलाइन में जमा होने की समस्या उत्पन्न करता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी तक अगर आप लोग होम साइंस का जो नोट्स है गेस क्वेश्चन का नोट्स, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पीवाईक्यू यानी पिछले साल में पूछे गए प्रश्न सभी कुछ मिला है, ये अभी तक आप लोग नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो होम साइंस के हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज, होम साइंस में जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया। सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो इसमें ऐड किया गया। और थर्ड जो पीडीएफ है इसमें आपको पीवाईक्यू मिलेगा और पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो केवल और केवल आपको होम साइंस के लिए ये 3 पीडीएफ अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट, तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ है ये आपको केवल और केवल 20 रुपीज यानी कि 20 रुपये में ही मिल रहा है। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक स्टूडेंट इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये नंबर है, इसी नंबर पर 20 रुपये पे करना है और ये जो जैसे ही आप पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस एक मैसेज कर देना आप लोगों को होम साइंस, जिससे पता चल जाए कि आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। और जो आपको पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही। समझ गए कि आपके व्हाट्सएप पर ही आपको ये तीनों पीडीएफ मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 700 से भी अधिक है, ये 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो 130 से भी ज्यादा है। और ये सब अगर प्रश्नों को आप लोग कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को, तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए वो ले लीजिएगा। और चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य संरक्षण क्या है? तो खाद्य संरक्षण तकनीकी भोजन और की ताजगी और गुणवत्ता बनाए रखती है। इसमें फ्रीजिंग, सुखाना, डिब्बाबंदी और रसायनों का उपयोग शामिल है जो खाद्य अपविष्ट को कम करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि खाद्य संरक्षण क्या होता है। हम अपने जैसे खाद्य संरक्षण पहले होता क्या, जैसे अगर कहीं पर कोई हमारा चीज़ ऐसा रहता है, कोई ऐसा पदार्थ आता है, भोजन पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ जो कि खराब होने वाला रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, सुखा करके धूप में रख देते हैं जिससे वो और भी काफ़ी दिनों तक चलता है। तो यही होता है खाद्य संरक्षण की एक प्रकार की ये भी विधि होती है। एक क्या होता है कि अगर हमारा दूध फटने वाला होता है तो उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं जिससे वो ठंडा रहता है तो फटता नहीं है। सुखा करके रखते हैं किसी भी चीज़ को जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको, ताकि वो लंबा समय तक रहे। फिर डिब्बा बंदी यानी कि डिब्बे में बंद करके रखते हैं, बाहर रखेंगे तो उसमें हो सकता है मौसम की वजह से या किसी और वजह से वो खराब हो जाए, इसलिए डिब्बे में बंद करके रखते हैं। इससे क्या होता है, उसके जो रासायनिक उपयोग होते हैं उसमें वही शामिल रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं जैसे डिब्बा में बंद करने के बाद। तो इस सबसे क्या होता है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब नहीं होते। तो इसी को कहा जाता है खाद्य संरक्षण, यानी कि भोजन को हम अगर थोड़ा दिन बचा करके ज़्यादा दिन तक उपयोग में लाने के लिए जो रखते हैं उसी को कहा जाता है खाद्य संरक्षण। समझ गए? खाद्य संरक्षण तकनीकी भोजन की ताजगी और गुणवत्ता को बनाए रखती है। सिंपल सा बात है, अगर जैसे पापड़ हो गया, पापड़ को हम क्या करेंगे, बाहर में ऐसे छोड़ देंगे और 2-3 महीने तक ऐसे ही छोड़ देंगे और उसको यूज करते नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम पापड़ को सुखा करके डिब्बे में पैक करके रख देते हैं तो हो सकता है 4-5 महीने बाद भी अगर उसको खाएं तो ठीक ही रहेगा। तो इसमें चाहे ऐसे दूध ले सकते हैं एग्जाम्पल में, कि दूध हो, दही हो या कोई सब्जी हो, इस सब को क्या कर सकते हैं, हम फ्रिज में रख सकते हैं जिससे कि वो खराब जल्दी नहीं होगा। तो इसी को खाद्य संरक्षण कहा जाता है। समझ गए? इस सब में आपको याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, बस आपको अपनी सिर्फ समझना है और अपनी भाषा में आपको अपने उत्तर को बना करके एग्जाम में लिखना है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु क्या होता है? तो प्राकृतिक तंतु पौधे, कपास, जूट और जानवरों ऊन, रेशम से प्राप्त होता है। यह पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल होता है, वस्त्र उद्योग में उपयोगी होता है। सिंपल सा है कि प्राकृतिक तंतु, तो ऐसे तंतु जो कि हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास क्या होता है, हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। लेकिन नायलॉन क्या है, तो प्राकृतिक तंतु नहीं है, वो मैनमेड है, आदमी के द्वारा यानी कि हाथों से बनाया जाता है, तो वो मैनमेड नहीं होता है। समझ गए? और जानवर से, जैसे हमारे जानवर से जो ऊन मिलता है, रेशम मिलता है, ये सब क्या हुआ, प्राकृतिक तंतु है। ये हमारे प्राकृतिक रूप से हमें ये सब मिलते हैं और ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अगर हम पर्यावरण इसे यूज करेंगे तो इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे हम पॉलीथीन यूज करते हैं या फिर नायलॉन यूज करते हैं तो इससे ज़्यादा क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है इसके कंपेयर टू। और इससे तो कुछ जो है प्राकृतिक तंतु होते हैं, इससे कोई भी नुकसान पर्यावरण में होता ही नहीं है। लेकिन नायलॉन हो गया या पॉलिस्टर हो गया, इस सब क्या होता है, पर्यावरण में ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ता है।
समझ गए। और ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसको फिर से यूज कर सकते हैं। जो प्राकृतिक तंतु होता है इसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल होता है और वस्त्र उद्योग में ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि प्राकृतिक तंतु क्या होता है। तो आप लोग ये अगर नहीं भी लिखना चाहे तो आप लोग बस अपनी भाषा में इतना लिख सकते हैं कि प्राकृतिक तंतु वो होते हैं जो कि हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपास, जूट, जानवर में ऊन, रेशम, ये सब क्या है तो प्राकृतिक तंतु है। एग्जाम्पल इस तरह से दे दीजिएगा कि प्राकृतिक तंतु वो होते हैं जो कि हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल में ये दे दीजिएगा जैसे कि कपास, जूट, ऊन और रेशम। और याद रखिएगा इतना आपको इसके आगे और भी लिखना पड़ेगा कि ये जो होते हैं ये प्राकृतिक तंतु ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, इससे पर्यावरण पर कोई भी खराब प्रभाव नहीं पड़ता है और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वस्त्र उद्योग में ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार आयोजन। अब आहार आयोजन क्या होता है, तो आहार आयोजन संतुलित भोजन प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और समय का ध्यान रखा जाता है, जिसमें स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। आहार आयोजन क्या है, यानी कि खाने की ऐसी विधि जिसमें हम क्या करेंगे, गुणवत्ता से खाएंगे, मतलब ऐसा भोजन खाएंगे जो पौष्टिक हो, मात्रा से खाएंगे और समय के अनुसार खाएंगे। तो इसी को कहा जाता है आहार आयोजन, यानी कि भोजन को अच्छे तरीके से समय अनुसार उसके गुणवत्ता को देख करके ऐसा कौन सा भोजन खाए जो कि जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ इस तरह के भोजन को खाया जाता है और मात्रा के अनुसार और समय के अनुसार ध्यान रखा जाता है, जिससे क्या होता है स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर जो होता है वो हमारा बना रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आहार आयोजन क्या होता है। आहार आयोजन संतुलित पोषण प्रदान करने की प्रक्रिया है। आहार आयोजन करने से क्या होगा, हमें संतुलित पोषण मिलेगा, जिसमें भोजन की गुणवत्ता को देखा जाता है। बता चुके आपको कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, मात्रा कैसी है और उसका समय कैसी है, मतलब डेली एक टाइम पे खाना होगा, उसके बाद मात्रा उसका एग्जैक्ट सेम रहना चाहिए और ऐसे भोजन करेंगे जिसमें कि गुणवत्ता हो, ठीक है, जिससे हमारे क्या होगा स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। तो इसी को कहा जाता है आहार आयोजन। अगला क्वेश्चन है सिले सिलाए रेडीमेड वस्त्र। ये तो सभी बच्चे पहनते ही होंगे, तो सबको पता होगा कि रेडीमेड कपड़ा क्या होता है, जो हम कहीं से जाते हैं दुकान से खरीद करके, वो सिला सिलाया रहता है, बस पैक रहता है, बस उसको अपने साइज के अनुसार, जैसे हमारा होता है SML, इस तरह से साइज होता है, साइज बोलते हैं और साइज खरीद के ले आते हैं, यही होता है रेडीमेड वस्त्र। तो रेडीमेड वस्त्र जो होता है फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है गए कपड़े होते हैं, ये समय बचाते हैं, 3D डिजाइन में उपलब्ध होते हैं, यानी कि बहुत सारे डिजाइन में उपलब्ध होते हैं और विभिन्न आकारों में आसानी से खरीदे जा सकते हैं। तो सिंपल सा, ये तो सबको पता ही होगा कि रेडीमेड वस्त्र क्या होते हैं। तो रेडीमेड वस्त्र वो होते हैं कि जो पहले से फैक्ट्री में तैयार करके रख लिया जाता है, फिर दुकानों में पहुंचाया जाता है। दुकान में हम जाते हैं, अपना साइज बताते हैं, जो भी कलर या फिर जो भी डिजाइन हमें पसंद होता है हमारे रेंज के अनुसार, तो हम उसको खरीद कर ले आते हैं और पहन लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, तो रेडीमेड वस्त्र कहा जाता है और ये आसानी से मिल भी जाते हैं, इसे हम आसानी से खरीद भी लेते हैं। समझ गए। अब DPT क्या होता है, तो DPT जो है ये एक डिफ्थीरिया पिट्यूसिस टेटनस का एक टीका होता है, जो बच्चों को इस 3 गंभीर बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो सिंपल सा DTP क्या होता है, तो आपको याद रखना, जैसे कोरोना के टाइम पे एक वैक्सीन दिया जाता था, वैसे ही एक वैक्सीन दिया जाता है। तो वो तो कोरोना के टाइम पर दिया जा रहा था ताकि कोरोना से बचने के लिए, लेकिन ये DPT टीका होता है, ये 3 बीमारी डिप्थीरिया, पिट्यूसिस और टेटनस, इन तीनों से बचने के लिए बच्चों को दिया जाता है। ये गंभीर बीमारी होता है डिप्थीरिया, पिट्यूसिस और टेटनस, इन तीनों से बचने के लिए बच्चों को DPT का टीका दिया जाता है। और ये जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है उसको भी मजबूत करता है। कौन, तो DPT का टीका। तो समझ गए क्या होता है DPT का टीका, तो ये एक वैक्सीन जैसे होता है जिसको, जो कि 3 गंभीर बीमारी, सिर्फ बीमारी का नाम आपको याद रखना है, इन तीनों गंभीर बीमारी डिप्थीरिया, पिट्यूसिस और टेटनस से हमें बचाता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो यही क्या होता है, तो ये होता है DPT। अगला क्वेश्चन है बंध्यता क्या होता है, तो बंध्यता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, या पुरुष और महिलाओं में विभिन्न कारणों जैसे हार्मोनल असंतुलन और स्वास्थ्य समस्याओं से हो सकती है। तो बंध्यता क्या होता है, तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई पुरुष होता है या फिर कोई स्त्री होती है, वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, उनसे संतान उत्पन्न नहीं हो पाता है, और ये पुरुष और महिलाओं में दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष में हो महिलाओं में नहीं हो, या फिर महिलाओं में हो पुरुष में नहीं हो, और ये विभिन्न कारणों से हो सकता है। तो बंध्यता जो है किस कारण से हो सकता है, तो हार्मोन और संतुलन के कारण या स्वास्थ्य के और भी समस्या होती है, उन सभी के कारण ये बंध्यता जो है ये हो जाती है। और ये किस में होती है, तो पुरुष में भी हो सकती है और स्त्री दोनों में हो सकती है। तो समझ गए, ये 10 प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में करवाएं और आपको बच गया बस 10 प्रश्न। ये देख सकते हैं, जैसे कि आपका ये यहाँ तक हो गया बंध्यता, यहाँ तक आपका आज के इस वीडियो में करवा दिए। 11 से लेकर के और 20 तक जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और उसके अगले वीडियो में आपको लोगों को जो
पूरा दीर्घ उत्तर ये प्रश्न है होम साइंस का वो भी करवा देंगे। तो अच्छे से आप लोग इसको समझ ही गए होंगे। और ये जो PDF आपको बताएं, इस PDF को जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए वो जरूर ले लीजिएगा। इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारा का सारा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। और इसका प्राइस केवल और केवल 20 रुपये। 20 रुपये में आपको होम साइंस का पूरा PDF मिल रहा है, जिसमें कि 3 PDF है। और इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों को यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको मिल रहा है अपने व्हाट्सएप नंबर पर ही। तो व्हाट्सएप पर ही आपको ये पे कर देना और व्हाट्सएप पर आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, सब्जेक्ट बता देना है होम साइंस। आपको होम साइंस का जो PDF है तुरंत मिल जाएगा और इसको ले करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि 11 से लेकर के 20 तक के होम साइंस के क्वेश्चन को करेंगे।